बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, बट बायोमोलिक्यूल पढ़ने से पहले 5 से 7 मिनट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में, जो हमारी क्लासेस कैसे होने वाली है, क्योंकि इसमें 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, 50% को पता है। तो हम एक हल्का सा रिवाइज कर लेंगे कि एक्चुअली अब आपकी क्लासेस कैसे होने वाली है। तो वेलकम स्टूडेंट अगेन, एज वी प्रॉमिस वी आर बैक अगेन, ठीक है। सो अ हार्टिएस्ट वेलकम फ्रॉम नेहा मैम साइड एंड अवंती टीम साइड। तो ये सारी चीजें मैं अब नहीं बता रही हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता है, ठीक है। तो हम सीधे जा रहे हैं कि आपका जो टेस्ट होने वाला है, अब आपकी क्लासेस कैसे होंगी उस पे मैं फोकस कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब आपका एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा बच्चों, ताकि हम इफेक्टिवली आपको पढ़ा सकें। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले जो क्लासेस होती थी ना उसमें क्या होता था, या अभी जो क्लासेस हो रही है इसमें क्या होगा कि अगर जैसे मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूंगी पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है। तो कुछ बच्चों को पता होगा मोनोमर पॉलीमर पहले से, तो वो चाहेंगे कि मैम आगे जल्दी जल्दी पढ़ाती जाए। लेकिन कुछ बच्चों को मोनोमर नहीं पता होगा, पॉलीमर नहीं पता होगा, सैकराइड नहीं पता होगा, तो वो सोचेंगे मैम बेसिक से पढ़ाएं, ठीक है। तो एक तरह के बच्चे एक ग्रुप में रहे, मतलब जिनको जैसी नीड है वो उस ग्रुप में रहे, तो अच्छा होगा, पढ़ाई साथ साथ इफेक्टिवली होगी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों एक टेस्ट हो रहा है आपका 13 नवंबर को। 13 नवंबर को एक टेस्ट है, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद आज आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट होगा। 13 नवंबर को ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। कैसे आपको ये टेस्ट देना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है 13 नवंबर के दिन, कभी भी सुबह दोपहर शाम आपको जब मन करे तब, ठीक है। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपसे आईडी पूछेगा, आप अपना स्टूडेंट आईडी या एनरोलमेंट आईडी जो भी है वो आप वहां एंटर कर देंगे। फिर आपको कुछ सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट तक हो सकता है वेट करना पड़े, आपको सेशन छोड़ के नहीं जाना, वहां हो सकता है बफरिंग दिखाए, लेकिन आपको वेट करना है 2-3 मिनट। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आंसर करना है। जैसे ही आप सही आंसर पे क्लिक करेंगे या जिस भी आंसर पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, आपको सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। अगर सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक नहीं किया तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, फिर आपको वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान दीजिएगा, गलत आंसर को आप मार्क नहीं कीजिएगा। तीसरी बात, क्वेश्चंस के साथ क्या लगे होंगे, टाइमर लगे होंगे, ठीक है। ये 2 आवर का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 60 होंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बायोलॉजी का टेस्ट दें या सिर्फ फिजिक्स का, आपको तीनों टेस्ट देने होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड हर सब्जेक्ट के 20-20-20, मतलब फिजिक्स का 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 20 और बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन 2 आवर में होगा। बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नकल कर लेंगे, नकल आप करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। कैसे, ये मैं आगे बताती हूँ, ठीक है बच्चों। आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आपको सबमिट बटन दबा लेना है। सबमिट बटन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट नहीं होगा और आपको मिल जाएंगे 0 मार्क्स। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस बता रहे बच्चों, ये रहेगा आपका सिलेबस। बायोलॉजी में आपको 10th क्लास से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, एनवायरमेंट आएगा, लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि आपका सारा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ है, ठीक है। 11th में वही आएगा जो अभी आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, ठीक है। बताया जा चुका है, नितिन आपको बताया जा चुका है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर करके जा रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं बताया, मैं सीधे भागती हुई जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आज से आप तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड
अब इससे क्या होगा मैम, टेस्ट लेने के बाद बच्चों आपका रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट के बेसिस पे हम आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब 2 ग्रुप बना देंगे। एक बच्चे जाएंगे फोटोन में, कुछ बच्चे जाएंगे कैटलिस्ट में। फोटोन में कौन जाएंगे, जो हाई रैंक करेंगे, ठीक है, मतलब कि इनके बारे में हम ये समझ लेंगे ये इनका बेस वगैरह क्लियर है, इनको ज्यादा हमको ऊपर ऊपर पढ़ाना है, ठीक है। कैटलिस्ट में जिनके कम मार्क्स आएंगे इनको हम बेसिक्स से पढ़ाएंगे, इनके बारे में हम ये समझेंगे कि 9th-10th इनका अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो हम इनको थोड़ा बेसिक ज्यादा पढ़ाएंगे, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे, हम समझेंगे कि इनको चीजें पता है। तो बच्चे नकल करके पास होने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप नकल करके फोटोन में चले जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या? क्योंकि जब आप यहाँ पे बेसिक के क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको आंसर नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, हम आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ये समझेंगे आपको पता है, हम जल्दी जल्दी भागेंगे। दूसरी बात, यहाँ हम टफ क्वेश्चंस देंगे आपको, जो टेस्ट होंगे उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपके मतलब धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे। तो आप अगर नकल मारते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाद में फिर आप खुद बोलेंगे कि मैम हम नकल मार के पास हुए थे, हमें तो डाल दो कैटलिस्ट में, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे कैटलिस्ट में चले जाइए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोटोन में आप अच्छा स्कोर कीजिए और फोटोन में चले जाइए, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, कैटलिस्ट में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना, तो फोटोन और कैटलिस्ट में आप बट जाएंगे। उसके बाद एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म में आपके ड्रॉप डाउन चॉइसेस होंगे कि आपको 12 घंटे पढ़ना है वीक में, 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से चॉइसेस आएंगे कि 12 घंटे एक वीक में पढ़ना है या 6 घंटे एक वीक में पढ़ना है, आपको किस तरह की क्लासेस लेनी है, आपको कितने बजे पढ़ना है। तो एक और मौका बच्चों मिल रहा है आप लोग को, जब जहां पे आप अपना समय चुन सकते हैं, कन्वीनियंट टाइम। अभी आप बोलते ना ये मेरा समय नहीं है, इस टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, इस टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, आप वहां कन्वीनियंट टाइम चुन सकते हैं, ठीक है। तो अगेन एक मौका मिल रहा है बच्चों आपको। 12 क्लास एक वीक का मतलब है कि आपको यहाँ डिवोटेड होना। अगर आपने चुन लिया 12 क्लास एक सप्ताह में, तो आपको 12 क्लास लेनी होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करें क्लास। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। सिंपल सा आपका टेस्ट होगा बच्चों, फिर टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पे आपको फोटोन या कैटलिस्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको जरा भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैटलिस्ट में डाला गया है ना, तो आपका कहीं पेपर में फोटो तो नहीं छप रहा है कि अरे भाई तुम कैटलिस्ट में हो, है ना। इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मुझे भी नहीं नाम पता ना आपको कुछ पता, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो खुशी खुशी कैटलिस्ट में जाना चाहते हैं। यस, पढ़ाई सिलेबस सब कुछ सेम होगा, बस बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम उनको 2 इसमें बांट रहे हैं, ताकि दोनों की पढ़ाई अच्छे से चलते रहे। यस, डिलीटेड वाला इंक्लूडेड है, लेकिन वो सारे चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है बच्चे कि अभी आपको 11th-12th में वही पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। यस, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। हाँ, चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको तो और कैटलिस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि आपको 11th-12th में फिर दिक्कत आएगी, समझ गए। चलिए, तो अब आप समझ गए कि बहुत ही अच्छे तरीके से अब आपकी पढ़ाई होने वाली है बच्चों, आपके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, सो बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करें। हाउस द जोश, हमेशा की तरह, हाउस द जोश बच्चा, हाय, है ना। आप लोग नेहा मैम की एक्टिंग कर सकते हैं ना, कि नेहा मैम करती हाउस द जोश बच्चा, है ना। हाई जोश है। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ, मजा आने वाला है चैप्टर पढ़ने में।
चल, तो हमेशा की तरह बच्चे, हमेशा की तरह पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही ओबीडियंट बच्चे हैं, आप ध्यान से क्लास को सुनेंगे और जब मैं क्वेश्चन करूंगी तभी मुझे पिंग करेंगे, है ना। जब मैं क्वेश्चन करूंगी, जब मैं आपको मतलब टाइम दूंगी कि आपको अब क्वेश्चन करना है, तभी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बीच में कोई एक दूसरे से बातें नहीं करेगा, बीच में कोई दूसरी क्वेश्चन नहीं करेगा, मैम नोट्स कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से, अब ये सब पुराना हो गया ना, है ना। चलिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन लाइफ, क्यों पढ़े मैम ये चैप्टर, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन एग्जाम, मैम क्यों पढ़े एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब बता देती हूँ लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। इस चैप्टर का नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल। बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ या लिविंग, ठीक है। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, केमिकल। सो ऑल द केमिकल प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। लेकिन सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद हमने क्या देखा था, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी थी। यस पढ़ाएंगे भाई, यस केमिस्ट्री का अवतार इन बायोलॉजी, ठीक है। अब बच्चों ये जो है ना, ये देखिए क्या दिमाग लाते बच्चे, मतलब बायोमोलिक्यूल क्या है, केमिस्ट्री का अवतार इन बायोलॉजी गुड ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन थी उसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, लिपिड थे। तो ये सारे क्या है बच्चों, बायोमोलिक्यूल। इसका मतलब एक एक सेल हमारी बायोमोलिक्यूल की बनी है। इसका मतलब हम पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल के बने हैं, हम पूरे के पूरे केमिकल के बने हैं बच्चों। तो इस केमिकल के बारे में पढ़ना जरूरी है कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आप प्रोटीन बहुत खाते हैं, ठीक है, तब आपके 6 एब्स बनते हैं, मसल्स बनते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन क्या है बच्चों, बायोमोलिक्यूल है। तो अगर जब हम बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तभी हमको इसके बारे में पता होगी, लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना ही होगा, दोनों में है। बायो में 11th क्लास में पढ़ना है, केमिस्ट्री में 12th क्लास में पढ़ना है। बायो से इससे नीट से 3 क्वेश्चन तक आते हैं, केमिस्ट्री में इससे 2 क्वेश्चन तक आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन का मतलब है बच्चों 20 मार्क्स। यस दोनों सेम है, दोनों सेम है, थोड़ा मोड़ा अंतर है बस, ठीक है, थोड़ा मोड़ा अंतर है। आप हो सकता है केमिस्ट्री में इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ लें जाकर के आगे, लेकिन एक्चुअली जो बायोमोलिक्यूल है ना वो बायोकेमिस्ट्री में आता है। बायोकेमिस्ट्री एक स्ट्रीम होती है, कॉलेज में लोग लेते हैं, उसके अंदर आता है, ठीक है। बच्चों इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे, इस चैप्टर में हम सारे बायोमोलिक्यूल देखेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा डाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है, तभी आप डाइजेशन अच्छे से समझ पाएंगे। और आज के इस सेशन में मैं आपको फोकस कराऊंगी हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब कि बायोमोलिक्यूल जो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हमारे सेल टू सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल प्रूफ दूंगी कि कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बायोमोलिक्यूल, बायो का मतलब हमने क्या देखा, लिविंग, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या देखा, केमिकल। मेरी आवाज स्लो है सच में, अरे अब तो मैंने एचडी वाला माइक लगा लिया है, तब भी स्लो है ना, नहीं बच्चा नहीं। यस यूज हेडफोन या स्पीकर ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब तो अब पता है मैंने पिछला माइक हटा करके एचडी वाला माइक लिया है आप लोगों के लिए, बहुत खर्च किया है मैंने। अभी मत बोलिए कि आवाज स्लो है ठीक है। तो केमिकल, ऑल द केमिकल, ठीक है, बायो का मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब केमिकल। सो ऑल द केमिकल और ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म और लिविंग टिश्यू
ठीक है, ऑल द केमिकल प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू और द ऑर्गेनिज्म एंड आर एसेंशियल, ये जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं बहुत एसेंशियल होते हैं टू परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आप डेफिनेशन पढ़ा कीजिए कि डेफिनेशन याद हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। ऑल द केमिकल प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू एंड दे आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। ओके, किस तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस मैम? सेल डिवीजन में, सेल को रिपेयर करने में भी, सेल मेम्ब्रेन बनाने में, मॉर्फोजेनेसिस करने में। मॉर्फोजेनेसिस मतलब क्या होता है? मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर, जेनेसिस मतलब शेप करना। जैसे प्रोटीन आप खाते हैं तो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो स्किन आपकी प्लॉपी प्लॉपी हो जाती है ना, आप चबी चबी हो जाते हैं, तो बाहर का कैसा शेप आपका ऐसा हो जाता है ना। आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो मसल्स बन जाते हैं, तो बाहर का आपका बॉडी का शेप जनरेट हो रहा है, ऑर्गन को शेप देता है बच्चों। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब जैसे आप छोटा सा फीटस थे, उसके बाद आप प्यारा सा क्यूट सा बेबी बन गए और आप अभी बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटीन डाइट में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लिपिड ले रहे हैं, ये सारे मिल करके आपके सेल्स बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। एनसीईआरटी में इसकी क्या डेफिनेशन दी है? एनसीईआरटी कहती है कि वेट, दूसरा कलर मैं ले लूं। ऑल द, एनसीईआरटी कहती है ऑल द कार्बन, थैंक यू, ऑल द कार्बन containing compound, all the carbon containing compound present in living tissue, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, मतलब कि जितने भी लिविंग टिश्यू हैं, मैं हूं, आप हैं, फंगाई है, बैक्टीरिया है, जितने भी लिविंग टिश्यू है उनके, है ना, उनमें जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन हो या कार्बन की चेन हो। जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6, देखिए कितना सारा कार्बन प्रेजेंट है ना, 6 कार्बन प्रेजेंट है, इस तरह से 6 कार्बन प्रेजेंट है। प्रोटीन में, प्रोटीन को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोला जाता है, इसमें भी कार्बन होता है। तो ऐसे करके बच्चों जितने भी है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में कार्बन होती है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जहां भी प्रेजेंट है उनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को एक और चीज बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कैसे डिवाइड हुआ ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, जहां भी कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक बन जाता है, जहां कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक बन जाता है। ठीक है, अब आप ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खोल के देखना, जब आप ऑर्गेनिक खोलेंगे तो उसमें हर जगह आपको कार्बन दिखेगा, इनऑर्गेनिक में आपको कार्बन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब ना इसके बाद एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जिससे क्वेश्चन आता है। यस, ऑर्गेनिक में चेन होगी, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन होगी। ठीक है, सब कुछ कार्बन के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल है बच्चों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे, यस, इनऑर्गेनिक में फॉर्मूला और आयंस होंगे। ठीक है, तो ये इन सारे में ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 चीजें तो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिए, ये मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी बायोमोलिक्यूल होते हैं उन सब का जो मेन एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। ठीक है, देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, ये तीनों, और इसमें नाइट्रोजन भी होता है, अमाइन ग्रुप भी होते हैं। तो ये 4 चीजें होती है, लेकिन ये 4 चीज नॉन लिविंग में भी होती है, ये नॉन लिविंग में भी होती है। आपके एनसीईआरटी में अर्थ क्रस्ट का एग्जांपल दिया है कि अर्थ क्रस्ट में भी तो ये सारी चीजें होती हैं, और ह्यूमन बॉडी में भी होती है, लिविंग में भी होती है। तो डिफरेंस क्या है आप में और अर्थ क्रस्ट में? क्या डिफरेंस है? जब आपके अंदर भी वही एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट में भी वही एलिमेंट है, तो डिफरेंस क्या है भाई? बताइए क्या डिफरेंस है?
किसी को पता है? जब दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है तो डिफरेंस किस बात का है? एनीवन? यस, हम में ज्यादा होती है। वेरी गुड। वेट का डिफरेंस है, परसेंटेज का डिफरेंस है, एबंडेंस का डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम में ज्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, जैसे हम में ना कार्बन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा। ठीक है, रेशियो का डिफरेंस होता है। अब देखिए बच्चों, 9.1 टेबल दिया है। इस टेबल से क्वेश्चन आता है और इस टेबल को मैं ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दूंगी। ट्रिक के थ्रू अभी के अभी हम याद कराएंगे। ठीक है, नेहा मैम की क्लास और ट्रिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो 9.1 में बच्चों एनसीईआरटी खोल के आपको बैठना है ना हमेशा। तो 9.1 में ना आपको बहुत सारे रेशियो दिए हुए हैं, बहुत सारे वेट दिए हुए हैं, वो सब नहीं याद करना है। आपको सिर्फ क्या याद करना है? आपको सिर्फ क्या याद करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सा एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा चीज ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको अगर नहीं याद है टेबल तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी मैं टेबल याद करा देती हूँ। ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक क्या है? ट्रिक है ये अर्थ क्रस्ट के लिए कि अर्थ क्रस्ट में किसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। तो ट्रिक है, हीना कैफे में सस्ती मैगी खाती है। हीना कैफे में क्या करती है? सस्ती मैगी खाती है। तो हीना से क्या हो गया? हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन दिया है, वो सब ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? क्लियर है ना। हीना कैफे में सस्ती मैगी खाती है। ठीक है, हीना किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो नहीं है बच्चों। चलो, अच्छा, हीना कैफे में सस्ती मैगी खाती है। तो बच्चों ये 9.1 जो टेबल है ना उसका ट्रिक है। इससे क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि ये सब दिया हुआ है और आपको पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जो ज्यादा पाया जाता है उसकी ट्रिक तो हमने याद कर ली, उसमें तो ऑक्सीजन कहीं था ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ट्रिक याद हो गया, ट्रिक याद हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या है कि मेरे बच्चे ना बहुत स्मार्ट हैं। वो उनका कहना क्या है कि मैम आपने बोला कि सेल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं, हम कैसे विश्वास करें? हम नहीं विश्वास करते आपकी बात पे। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट थोड़ी ना है कि कुछ पढ़ लिया और बस बात मान लिया। हम तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम क्या है? साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, तो प्रैक्टिकल करने से पहले आपको कुछ एपरेटस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। वो एपरेटस क्या है बच्चों? देखिए, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जो चीज फिल्टर होके आएगी उसको हम बोलेंगे फिल्टरेट। जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो चाय फिल्टर होके नीचे आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फिल्टरेट। और चाय पत्ती जो ऊपर रह जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू या फिर रिटेंटेट। रिटेंटेट नाम से नहीं घबराना है बच्चों, ये रिटेन कर जाता है, रह जाता है ऊपर ही, इसलिए इसको रिटेंटेट बोलते हैं। और ये फिल्टर होके नीचे आ जाता है इसलिए इसको फिल्टरेट बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब ना हम बनाएंगे चटनी। अब हम क्या बनाएंगे? चटनी। आज हम ऐसा प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम चटनी बनाने वाले हैं। चटनी दिख रही है ना आपको इसमें? ठीक है, यस, स्लरी, है ना। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको किचन में जाना है, आपको लैब में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? किचन में। और आपको कोई भी लिविंग टिश्यू लेनी है। क्या रिपीट कर दे बच्चा? आप गलती से लेफ्ट हो गए थे ना? क्या रिपीट कर दे विशाल?
बस मैंने ये बताया कि जो फिल्टर होके आएगा उसको फिल्टरेट बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको रिटेंटेट बोलते हैं। और अब हम प्रैक्टिकल करेंगे किस चीज का, कि भाई सेल में मैंने बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें होती हैं, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या सच में होती हैं। ठीक है, सच में होती है क्या। तो लिविंग टिश्यू आपको क्या लेना है, कोई भी लिविंग टिश्यू लेना। इधर यू कैन टेक लीफ, लीफ ले सकते हैं, आप फ्लावर ले सकते हैं, ओके, या फिर आप मेरी तरह एक चूहा पकड़ सकते हैं। मैं तो पकड़ूंगी चूहा, मेरे साथ चूहा पकड़ेंगे आप, चूहा पकड़ेंगे। किचन में जाना है, ये वाला प्रैक्टिकल हम लैब में नहीं करेंगे, किचन में करेंगे। किचन में जाना है बच्चों और चूहा पकड़ना है, चूहा नहीं पकड़ेंगे, चूहा पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है एनसीईआरटी में दिया है कि आपको चूहा पकड़ना है। बच्चों डर लगता है, डरना नहीं है बच्चों। देखो क्या है कि आप लीफ पे भी मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं चूहे पे इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि हम थोड़ा बदमाश बच्चे, हम ना लिविंग, दौड़ते भागते हुए चीज से खेलना चाहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से खेलना चाहते हैं। तो मैंने पकड़ा ये चूहा, मैंने क्या पकड़ा, मैंने पकड़ लिया चूहा। ठीक है, मैंने पकड़ लिया चूहा, चूहा पकड़ लिया, यस, चूहा पकड़ लिया मैंने। अब चूहे को पकड़ के इसको थोड़ा प्यार दुलार करके हम इसका लिवर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? लिवर निकाल लेंगे, लिवर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया है ऐसा कि आपको ऐसा करना है। जी नहीं, एनसीईआरटी में दिया है। तो फिर बच्चा आप सर्जरी कैसे करेंगे? हाँ, सर्जरी कैसे करेंगे? ठीक है, लिवर निकाल लिया। लिवर निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे? वॉश करेंगे, वॉश विथ सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर से वॉश कर देंगे। ठीक है मैम, सलाइन वाटर से क्यों? कॉकरोच से नहीं, कॉकरोच से नहीं बच्चा, अभी आपको लिवर से समझना है, रैट की, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया। तो सलाइन वाटर क्यों यूज करेंगे मैम? सलाइन वाटर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जो वाटर होता है इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके लिवर के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, कुछ भी है, तो वो ज्यादा क्लीन हो जाएगा, वो सारे मर जाएंगे, और जो लिवर आपका कड़ा है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है इसमें नमक स्वाद अनुसार ना होके नमक ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि सारे जर्म्स को मार देता है। ठीक है, अब हमने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हम कहाँ रखेंगे इसको? ओखली में। कहाँ रखेंगे? ओखली में। कहाँ रखेंगे बच्चों? ओखली में डाल देंगे, जिसको मोर्टार एंड पेस्टल लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मोर्टार पेस्टल में डालेंगे। मोर्टार पेस्टल में डालने के बाद क्या करेंगे बच्चे? मोर्टार पेस्टल में डालने के बाद लीवर यहाँ पे है, लीवर के साथ क्या करेंगे? नहीं, ड्राई नहीं करेंगे, लीवर को डाल दिया। अब इसमें क्या डालेंगे? गरम मसाला। डिस्टिल वाटर अलग चीज है, डिस्टिल वाटर से नहीं करेंगे, डिस्टिल वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें कोई आयंस नहीं होते। ठीक है, अब बताइए लीवर में हम क्या करेंगे? लीवर में हम क्या डालेंगे? गरम मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे, प्याज मिर्च, क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे बच्चों, एसिड डालेंगे। यस, वेरी गुड, स्टडी नीट अगेन, यू आर हेयर। आपने क्लास की थी, इतनी अच्छी लगी क्लास, दोबारा आ गए। लीवर प्लस एसिड डालेंगे, कौन सी? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, जिन्होंने फॉर्मूला लिख के भेजा है। क्यों डालेंगे हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड? इसलिए डालेंगे बिकॉज इट कैन डू साइटोलाइसिस। बच्चों इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये साइटोलाइसिस कर सकता है। साइटो का मतलब होता है सेल, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। सेल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है ये, मतलब सेल को एकदम अलग अलग कर सकता है। सेल से ऑर्गेनेलिज निकाल देगा, प्रोटीन निकाल देगा, उसके कार्बोहाइड्रेट निकाल देगा। यही तो चाहते हैं हम, यही तो चाहते हैं हम कि ये सेल के टुकड़े टुकड़े कर दे। ठीक है, तो लीवर और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे और फिर उसकी बनाएंगे चटनी, उसको पीसेंगे। ठीक है,
तो ये इस तरह का बन जाएगा। चटनी बनने के बाद बच्चों हम इसको क्या करेंगे, ये बन गया आपका स्लरी, चटनी को हम क्या बोल रहे हैं, स्लरी। उसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे। ओके, कोई नहीं खाएगा, ये सीधे लैब में जाएगा, कोई नहीं खाएगा। यस, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा अब मैं बता रही हूँ। बहुत हो गई हंसी मजाक, अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। इससे क्वेश्चन क्या आएगा, सलाइन वाटर पे आ सकता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पे आ सकता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या आएगा इससे क्वेश्चन, यहाँ ये जो मैं सेशन अभी आपको ये जो बता रही हूँ ना स्लाइड, इससे बच्चों 15-20 क्वेश्चन बन जाता है आपका नीट पे, ठीक है, नीट में या रेगुलर भी। ये है फ्लास्क। अब ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाइए और ध्यान से सुनिए। ये है क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ, ठीक है। मुस्लिन क्लॉथ को मलमल क्लॉथ भी बोलते हैं या आप कॉटन क्लॉथ भी ले सकते हैं। ऊपर में क्या आ गया, रिटेंटेट, जो छन नहीं पाए थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो छन नहीं पाए थे, रेसिड्यू। और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे में जो छन के आएगा, जो छन के आएगा वो होगा छोटा 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 मॉलिक्यूल। जो नीचे फिल्टर होके आ गया वो क्या है, फिल्टरेट, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, फिल्टरेट, ठीक है। ऊपर क्या होंगे बच्चे, ऊपर क्या होंगे, रिटेंटेट, रिटेंटेट, ठीक है। फिल्टरेट को हम, फिल्टरेट में क्या होगा, चीज क्लॉथ, यस चीज क्लॉथ बोल सकते हैं, कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, या फिर आप मुस्लिन क्लॉथ बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे फिल्टरेट में क्या आएगा, फिल्टरेट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि माइक्रो बायो मॉलिक्यूल यहां भी है यहां भी है, लेकिन चूंकि यहाँ छोटे हैं। यस, पीवाईक्यू करा दे रहे हैं बच्चे, पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझ लो, फिर मैं इसका पीवाईक्यू अभी के अभी करवा रही हूँ, ठीक है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ऊपर में क्या आ जाएगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसी का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है ना, तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा, एकदम अपने दिमाग को फोकस करिए अभी थोड़ी देर के लिए, बहुत मस्ती हो गई, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। नीचे माइक्रो मॉलिक्यूल क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ऊपर बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, इसलिए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसका साइज लेस देन 800 डाल्टन है, कहीं कहीं 1000 डाल्टन भी लिखा है, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पे मोर देन 800 to 1000 डाल्टन है साइज। डाल्टन क्या है, यूनिट है बच्चों एटम की, ठीक है। अब यहाँ पे जो होंगे वो उसमें मोनोमर ज्यादा होंगे, क्या होंगे, मोनोमर, मतलब कि सिंगल, मोनो मतलब सिंगल यूनिट, और ऊपर में पॉलीमर ज्यादा होंगे। अभी मैं समझा दे रही हूँ मोनोमर पॉलीमर। नीचे बच्चों वो वही मॉलिक्यूल आए हैं जो एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो गए थे, ठीक है, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो गए थे, तो नीचे क्या होंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, एसिड सॉल्युबल पूल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, यस मोर देन 8000 1000 से लेकर के अप टू 10,000 तक, अप टू 10,000 डाल्टन तक इनका साइज होता है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े लड्डू मैंने बनाए हैं ऊपर, ठीक है। ये एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाते हैं, और ऊपर वाले क्या हुए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए, इसलिए ये किस में आ जाएंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। बच्चे मैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिए, और मैं अब उम्मीद करूंगी कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी क्वेश्चन पूछने का। अभी पूरा ध्यान यहाँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ, सारे बच्चे अच्छे हैं, बात मानते हैं, पूरा ध्यान यहाँ, ठीक है। तो नीचे हमने क्या देखा, फिल्टरेट, फिल्टरेट में क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल, इसलिए बायो माइक्रोमोलिक्यूल थे। क्यों थे, क्योंकि इनकी साइज 800 डाल्टन से कम थी। इनमें सारे मोनोमर थे। मोनोमर का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल यूनिट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है, सिंगल यूनिट है। अगर मैं इसकी चेन बना दूं, C6H12O6 फिर C6H12O6 चेन बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब सिंगल अगर मैंने इसको लिया तो मोनोमर,
और बहुत सारा ऐसा मिला मिला के चेन बना दिया, तो ये क्या हो गया? पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो ऊपर सारे क्या जाते हैं? पॉलीमर, जो कि कॉम्प्लेक्स है, और नीचे मोनोमर, सिंगल सिंगल यूनिट। ओके, अब ध्यान से सुनिए, अब ना मैं यहां आपको क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। अगर बायो माइक्रोमोलिक्यूल में मैं अगर बायो माइक्रोमोलिक्यूल में मोनोसेकेराइड आता है, मोनोसेकेराइड आता है, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या होगा? मोनोसेकेराइड का उल्टा क्या होगा? यस सान्या, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आता है, न्यूक्लियोटाइड आता है बच्चे, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? जल्दी बताइए। न्यूक्लियोसाइड, वेरी गुड सान्या, न्यूक्लियोसाइड, स्टडी नीट, वेरी गुड। अगर यहाँ पे बच्चों साइटोप्लाज्म आता है, सेल के टुकड़े होके अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म आता है, तो यहाँ क्या आएगा? ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज आएंगे। अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड आता है, तो अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनते हैं? प्रोटीन, वेरी गुड स्टडी नीट, प्रोटीन, ठीक है। समझ गए? समझ गए। अब मुझे ये बताइए कि लिपिड बेचारा कहाँ जाए? लिपिड जो एक्सेप्शन है वो कहाँ जाए? पॉली में जाएगा, मैक्रो में जाएगा, लिपिड यहां आएगा। लेकिन पता है लिपिड इज एक्सेप्शनल। क्यों एक्सेप्शनल है मैम? इसलिए क्योंकि लिपिड की साइज जो होती है ना, लेस देन होती है 800 डाल्टन, लेस देन होती है बच्चों। तो जब इसकी साइज इतनी कम होती है, ठीक है, इतनी कम होती है, तो इसको तो फिल्ट्रेट में आना चाहिए। लेकिन ये फिल्ट्रेट में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये क्लस्टर में आता है, ग्रुप में रहता है बच्चों। लिपिड अकेला अकेला नहीं रहता है, वो बहुत तेज है, वो सारे लिपिड एक दूसरे से लिपट जाते हैं और ग्रुप में रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। ये यूनिटी में रहते हैं, तो एसिड इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ये ऊपर ही रह जाते हैं। ये टुकड़े में होकर नीचे फिल्ट्रेट में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। लिपिड किस में रहता है? क्लस्टर में रहता है, एग्रीगेट हो जाता है, समझ गए? इकट्ठा होके रहता है। तो अगर आप भी, हाँ, एंजाइम्स तोड़ता है बाद में, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। देखो ये जो है ना स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 20 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि एसिड सॉल्युबल पूल के फीचर क्या है। आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट द एसिड सॉल्युबल पूल फीचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल पूल, कुछ भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एसिड सॉल्युबल पूल का फीचर आपको याद करना है। क्या क्या है? फिल्ट्रेट होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है, लेस देन 800 डाल्टन, मोनोमर आ जाते हैं, यस, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है? एसिड इनसॉल्युबल का फीचर आ जाएगा, रिटेंटेट होता है, माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या आएगा? ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि आपको मान लीजिए दे दिया न्यूक्लियोसाइड दे दिया, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड दे दिया, आपको प्रोटीन दे दिया, आपको पॉलीसेकेराइड दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, और इसके बाद आपको दे देता है अमाइनो एसिड। अब क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर एसिड सॉल्युबल पूल। कौन सा एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आएगा? अमाइनो एसिड, है ना बच्चों। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो ना, तो एसिड सॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल बहुत कंफ्यूज करता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो चीज एसिड में सॉल्युबल नहीं हुई वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाएगी। क्यों सॉल्युबल नहीं हुई? क्योंकि उसमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, इसीलिए नहीं हुए। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में सारे के सारे पॉलीमर जाते हैं। पॉलीमर का नाम याद कर लेना है आपको, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोसाइड, ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन, लिपिड, बस हो गया।
इतना याद करते ही आप 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही बना लेंगे इस टॉपिक से, समझ गए? 20-25 क्वेश्चन आप इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन सा आएगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन सा आएगा, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू गौरव, थैंक यू। ठीक है, अब क्या है, ये क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसलिए क्योंकि मैं ये जो 9 to 10 वाला जो ओपन बैच होता है ना, इसमें मैं तो नोट्स नहीं भेज पाती ना, है ना, इसमें मैं नहीं नोट्स नहीं भेज पाती हूँ। थैंक यू, जिन्होंने नोट किया उनको तो अभी याद हो गया, जो मेरे साथ नोट करते जाते हैं ना उनको दोबारा याद करने की। थैंक यू सोफिया, वेरी गुड, क्या बात है, विशाल तो मेरी कही हुई बातों को लिख लिख के भेज रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए, अब क्या है कि मेरे बच्चे इतने स्मार्ट है ना, यहाँ आए हुए बच्चे सारे के सारे इतने स्मार्ट है कि उन्होंने बोला मैम सिर्फ एक प्रैक्टिकल से तो हम नहीं मानेंगे, ऑर्गेनिक देख लिया, इनऑर्गेनिक भी देख ही लेते हैं, है ना, ये भी निपटा ही देते हैं। तो भाई मैंने बोला कि मैंने तो चूहे को भेज दिया था, अब फिर से चूहा पकड़ना पड़ेगा। हाँ, फिर से चूहा पकड़ना पड़ेगा, पकड़ ले चूहा, पकड़ ले चूहा, बताइए, चूहा पकड़े, है ना, नहीं अजीब बच्चे हो। हाँ, आप लोग को तो बोलना चाहिए यस मैम चूहा पकड़िए। हाँ, किसी ने मेरी ड्राइंग की तारीफ नहीं की, इतना अच्छा ड्राइंग में बना रही हूँ, फटाफट चूहा पकड़ रही हूँ। हाँ, बताइए यस, चूहे की जान नहीं लेंगे, चूहे का बस लीवर निकाल के फिर उसको वापस डाल के भेज देंगे, ठीक है। हाँ, जस्टिस फॉर चूहा नहीं, ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। घर में जो चिकन खाते हैं वो चिकन वाला लीवर भी ले सकते हैं, है ना, चिकन का भी ले सकते हैं थैंक यू रिया नाइस ड्राइंग ना। चलिए, अब क्या करेंगे ना, आप ना कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऑरेंज पील लिया गया है संतरे का, है ना, तो या फिर आप पपाया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बच्चे। हाँ, चूहा फंस गया मेरी क्लास में, हाँ मैं बहुत चूहे पकड़ रही हूँ। तो चूहा मैंने पकड़ लिया अगेन, अब मैं इसका फिर से क्या निकालूंगी, फिर से क्या निकालूंगी, लिवर, फिर से मैं लिवर निकालूंगी इस चूहे का भी, है ना, लीवर निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, जल्दी बताइए क्या करूंगी, फटाफट बताते जाइए क्या होगा। वॉश, वॉश करूंगी पहले, वॉश विथ सलाइन वाटर, वॉश करूंगी, ठीक है। वॉश करने के बाद क्या होगा, वॉश करने के बाद मैं इसको ड्राई करूंगी, ड्राई करूंगी, ठीक है, ड्राई कर दूंगी, कैसे भी ड्रायर लेकर के या धूप में डाल के या छाया में सुखा के, कैसे भी करके ड्राई करेंगे। क्यों ड्राई करेंगे, सो दैट ऑल द वाटर गेट इवेपोरेट, वाटर गेट इवेपोरेट, सारा का सारा पानी जो है इवेपोरेट हो जाए और हमको जलाने में आसानी हो, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ड्राई वेट, इसी को बोलते हैं ड्राई वेट। अब सूख गई, सूख गई, है ना, लिवर सूख के ऐसा हो गया, लिवर सूख के ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूंगी, इसको बर्न कर दूंगी, जला दूंगी, ठीक है। अब इसको बर्न कर देंगे, ठीक है, जला दिया। जलाएंगे क्यों, देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं सो दैट ऑल द कार्बन कंपाउंड, अभी हमने क्या पढ़ा कि कार्बन कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएं, ठीक है। जितने भी कार्बन कंपाउंड है, देखिए टिश्यू में कार्बन है, कार्बन कार्बन, जब हम बर्न कर रहे हैं, जब हम बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है ना बर्निंग, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो करके ये गैसेस फॉर्म में उड़ गए, सारे कार्बन उड़ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको ऑक्सीजन पसंद है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल गए और दोस्ती दोस्ती खेलने चले गए, ठीक है। सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो गए, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारे पास क्या बच गया बच्चों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया इनऑर्गेनिक, मतलब ऐश के फॉर्म में। अब जब हमने बर्न किया ना, जो ऐश आया, उस ऐश को हम लैब में ले जाएंगे, एक एक करके चेक करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें मिलेंगी,
तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर बच्चा? तो हमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीजें मिल गई टिश्यू से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि हमारी एक एक सेल बायोमोलिक्यूल की बनी हुई होती है। बायोमोलिक्यूल में क्या चीजें होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें होती है जिनमें कार्बन होता है। ठीक है, उसके अलावा कम अमाउंट में हमारे सेल में इनऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम। कौन सा डाउट बच्चा, विशाल, कौन सा डाउट, कौन सा डाउट? पता नहीं, वो लगता है जल्दी जल्दी चला गया मैसेज में, जल्दी जल्दी चला गया। ठीक है, मैं ये थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, मैं आपका डाउट जरूर लूंगी विशाल, मैं स्पेशली देखूंगी आपका डाउट। एमबीबीएस और बीएएमएस अभी समझने आए हैं आप? हाँ, दोनों में स्कोप है एक्चुअली, दोनों में स्कोप है। हाँ, लेकिन लोग एमबीबीएस को ज्यादा प्रेफरेबल मानते हैं, लेकिन अभी जब से मोदी जी आए ना, तब से तो बीएएमएस भी उतना ही हाई जा रहा है। आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, सब कुछ आगे जा रहा है। ठीक है, और आजकल लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा ये हो रहे हैं ना, तो बीएएमएस का आयुर्वेदिक मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बैचलर डिग्री करना। ठीक है, नहीं मैंने नहीं किया है, मैं घर में, मुझे आयुर्वेदा का काफी नॉलेज है, दैट इज एनफ। ठीक है, अगर मैं की होती तो मैं अभी आपको पढ़ा थोड़ी रही होती। मेरे जैसे टीचर भी तो चाहिए कि आप लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, है ना, अच्छे मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाएं, और फिर मैं जाऊं आपके पास दिखवाने के लिए कि मुझे ये हो गया वो हो गया, है ना। चलिए, अमाइनो एसिड पढ़ें, अमाइनो एसिड पढ़ें, बताइए, अमाइनो एसिड पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ ले अमाइनो एसिड, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अमाइनो एसिड, अभी बहुत टाइम है। चलिए, अमाइनो एसिड एज द नेम सो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें बच्चों अमाइन ग्रुप होगा, इसमें क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो इतनी आ रही है बच्चों। इसमें अमाइन ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा, इसमें अमाइन ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा, इसीलिए इसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोला जाता है। क्यों, क्यों बोला जाता है मैम? इसलिए बच्चे, क्योंकि देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में टूटता है तो माइक्रो, ये वाला ना मुझे देखना होगा, ये बच्चा क्या पूछ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, क्या पूछ रहे हैं मैम, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में टूटता है तो मैक्रोमोलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड आएगा ना, मैक्रो में न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा, न्यूक्लियोटाइड तो छोटे छोटे होते हैं ना, वो माइक्रो में आएगा। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, एक एक न्यूक्लियोटाइड, मतलब जैसे आपका ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, एलेनी, अरे यार मैं ये क्या ग्वानिन बोल रही हूँ, ये सब है ना, मतलब आपका जो ए टी जी सी होता है ना आपका डीएनए में, ठीक है, सी जी, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, ये सारे बच्चे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, और ये जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका, ये एडेनिन हो गया, फिर थाइमिन हो गया, ये सारे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, और जब ये मिल जाते हैं ना, एक साथ मिल जाते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, जब चेन बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है अब आपका डाउट? वॉइस पूरी आ रही है बेटा, वॉइस तो पूरी आ रही है, नहीं आपको कंफ्यूजन है बेटा, न्यूक्लियोटाइड छोटा होता है और उसका पॉलीमर होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अमाइनो एसिड के टाइप्स के नाम मैं बता रही हूँ, पहले मैं ये तो पढ़ा दूं, इरेज करूं, पहले आप इसका बेसिक तो पढ़ लो अमाइनो एसिड के बारे में। ठीक है,
इसको बच्चों सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मीथेन ऐसा होता है ना, CH4 ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन है उसको हटा हटा के एक नया ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। इधर वाला हाइड्रोजन हटा के हमने NH2 लगा दिया। ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा करके हमने R ग्रुप लगा दिया, और नीचे वाला हाइड्रोजन हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो R क्या है मैम, COOH तो समझ में आ गया, ये क्या है, एसिड है। ये क्या है, अमाइन है, इसीलिए इसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। और R क्या है, R बच्चों वेरिएबल है। R में मैं कुछ भी जोड़ सकती हूँ, इसमें मैं अमाइन जोड़ सकती हूँ, इसमें मैं एसिड जोड़ सकती हूँ, इसमें मैं अल्कोहल जोड़ सकती हूँ, कुछ भी जोड़ सकती हूँ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, अमाइनो एसिड मोनोमर है किसका, प्रोटीन का। अमाइन मतलब NH2 ग्रुप बच्चों, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, मतलब जिसमें अमोनिया हो। ठीक है, NH2 ग्रुप, ओके, उसको अमाइन बोलते हैं। और एसिड मतलब COOH ग्रुप। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या है बच्चों, मोनोमर है। मोनोमर है किसका, प्रोटीन का। मतलब कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। मतलब कैसे, मतलब समझिए कि एक जैसे अमाइनो एसिड ना, ये एक बच्चा है। ठीक है, ये सारे बच्चे खड़े होकर चेन बना लिए, ये सारे बच्चे खड़े होकर एक चेन बनाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर का क्या नाम है बच्चों, प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, प्रोटीन। ठीक है, एक सिंगल अमाइनो एसिड मोनोमर है और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल गए तो क्या बन गया, पॉलीमर, दैट इज प्रोटीन। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इनके बीच में एक जो बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे प्रोटीन बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये क्लियर था। सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड होते हैं। जब हम खाना खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको मसल बनाने, तो मसल बनाने के लिए ना आप बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, बहुत सारा अमाइनो एसिड लेते हैं, तो जो वो सारे अमाइनो एसिड ना वो जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और वो प्रोटीन फिर बच्चों, सॉरी सॉरी, और ये प्रोटीन फिर बच्चों आपको क्या करते हैं, आपके मसल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अमाइनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। इस ये नहीं है कि ये अमाइनो एसिड भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के बच्चे ऐड किए ना, उसी तरह से 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो मिल करके, जैसे आपके अल्फाबेट होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। अल्फाबेट कितने होते हैं, सॉरी, लेटर जो है ना आपके लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये 26 लेटर से कितने वर्ड बने हैं, कितने वर्ड बने हैं, जितने आप गिन भी नहीं सकते, अनलिमिटेड, है ना। तो वैसे ही बच्चों 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं, उनसे कितने सारे प्रोटीन बन सकते हैं। ये वाला अमाइनो एसिड दूसरे के साथ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके कितने अमाइनो एसिड बन सकते हैं। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। यस, बहुत ज्यादा बन सकते हैं, बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ अमाइनो एसिड, कितने कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, मैंने बता दिया। ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और एक वेरिएबल ग्रुप होगा। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है। ये आपका हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये वेरिएबल है, ये अमाइन ग्रुप है, ये कार्बन है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है बच्चों, ऐसा कार्बन जिसमें सारे अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। देखिए, ये वाले कार्बन से सारे के सारे, यहाँ पे एसिड जुड़ा है, यहाँ अमाइन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ और है। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों अल्फा कार्बन।
अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री की क्लास नहीं है बच्चों, बायो की क्लास है, आपको इसमें थोड़ा पढ़ना है। इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा कार्बन जिससे चारों तरफ अलग अलग कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ आपका एसिड जुड़ा है, यहाँ अमाइन जुड़ा है, और इस तरफ कुछ और जुड़ा है। कुछ भी जुड़ सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है। The chemical and physical properties of amino acid are essentially of amino carboxyl and functional group. जो अमाइनो एसिड का जो फंक्शन होता है ना और प्रॉपर्टीज होती है, वो इन सब का मिला जुला होता है। वो एसिड की तरह होगा। अमाइन बच्चा कुछ नहीं होता है, NH2 ग्रुप इज अमाइन। अमाइन इज NH2 ग्रुप। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। टाइप्स, बस मैं ये वाला पढ़ा के मैं छोड़ दूंगी, मैं अब आपके डाउट्स लूंगी, बहुत डाउट्स आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के टाइप्स क्या है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है। एसिडिक अमाइनो एसिड कब होगा? ध्यान से देखिए, ये डायग्राम ध्यान से देखिए। इधर COOH है, इधर NH2 है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, और R के जगह पे जब मैं COOH लगा दूं, R के साथ अगर COOH होगा बच्चों, तो वो एसिडिक हो जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब एक अमाइन ग्रुप होगा और दो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा एसिड जुड़ गया, तो बच्चों उसको एसिडिक बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूटामिक एस्पार्टिक। ग्लूटामिक एस्पार्टिक। ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, AG। ठीक है, बोलते ना AG, AG सुन रहे हैं, है ना? AG एसिडिक, है ना? AG, है ना? तो ऐसे याद करना। बेसिक, बेसिक कब होगा? जब एक बेसिक जुड़ जाएगा। जब एक बेसिक जुड़ जाएगा, जैसे मैं एक एक को बना बना के दिखा रही हूं बच्चों। NH2 पहले से है, हमको एक बेसिक जोड़ना है, मतलब हम क्या जोड़ेंगे? एक अमाइन ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। एक अमाइन ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो बेसिक हो जाएगा। बेसिक का एग्जांपल क्या है? लाइसिन, आर्गिनिन। लाइसिन, आर्गिनिन। ठीक है, बेसिक है। ओके। पेप्टोन प्रोटियोसिस बच्चा डाइजेशन में पढ़ना, डाइजेशन में मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, और प्रोटीन में भी पढ़ा दूंगी मैं आपको। न्यूट्रल क्या होगा? न्यूट्रल क्या होगा? जिसमें ना तो एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप होगा, ना ही एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। जैसे कि ये वाला, जैसे कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, एक अमाइन ग्रुप था, एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल आपका अमाइनो एसिड होता है। इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बच्चों, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये ग्लाइसिन का है। यहाँ पे देखिए R के जगह पे जस्ट मैंने H ऐड किया है। R के जगह पे मैंने जस्ट H ऐड किया है। ठीक है, R की जगह पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप H ऐड करते हैं, सिंपल सिर्फ H ऐड करते हैं, तो वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनता है, जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों को? एसिडिक कब होगा? जब एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप जुड़ेगा। बेसिक कब होगा? जब एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप जुड़ेगा, अमाइन ग्रुप जुड़ेगा। न्यूट्रल कब होगा? जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक एसिड एक बेस। ठीक है, समझ गए? समझ गए? सबको समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसके अलावा बच्चों एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी ट्रिक के साथ। मैं चाहती हूं कि आपको ये ना ट्रिक के साथ आपको नाम याद हो जाए, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। ठीक है, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मुझे सारे बच्चे फीडबैक देके जाएंगे। अच्छा, रिवीजन करा दे रही हूँ सारे बच्चे ना, एक बार मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, फिर सारे बच्चे फीडबैक देके जाएंगे कि क्लास कैसी रही।
क्लास कैसी रही? मजेदार रही? समझ में आया? है ना? चलिए, अमाइनो एसिड बच्चों, अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोला जाता है। इसका नाम अमाइनो एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। अमाइन ग्रुप मतलब NH2 एंड एसिड मतलब COOH। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। और अमाइनो एसिड उसी तरह से है जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 हैं, और 26 अल्फाबेट मिलके कितने वर्ड्स बनाते हैं? अनलिमिटेड वर्ड्स बनाते हैं, है ना, इनफाइनाइट। वैसे ही हमारे 20 अमाइनो एसिड मिलके बहुत तरह के प्रोटीन बनाते हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए आपके हेयर का प्रोटीन अलग होता है, आपके आईज का प्रोटीन अलग होता है, आपके नेल्स का प्रोटीन अलग होता है, बहुत तरह के प्रोटीन बनाते हैं ये। ठीक है, अमाइनो एसिड में क्या क्या चीजें होती हैं? एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, और एक वेरिएबल ग्रुप जो कि बदलता रहता है, आर। ठीक है, उसके अलावा बच्चों मैंने ये बताया टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन होते हैं? जिनके पास एक एक्स्ट्रा COOH हो। बेसिक कौन होगा? जिसके पास एक एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप हो। और न्यूट्रल जिसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक अमाइन हो और एक एसिड हो। ठीक है, और अगर आप आर ग्रुप में सिंपल सिर्फ H ऐड करते हैं ना, तो वो हो जाता है ग्लाइसिन। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, या फिर आपको ये डायग्राम दे देगा और पूछेगा ये किसका डायग्राम है, तो ये ग्लाइसिन का डायग्राम है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। क्या आया है मैसेज? अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऐसा आ रहा है, कोई डाउट? बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ा दो बच्चे। बायो माइक्रोमोलिक्यूल ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है ऐसे बायोमोलिक्यूल जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं जो फिल्टर होके नीचे फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वो रिटेंटेट में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। मतलब जैसे अमाइनो एसिड छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, वो आएगा माइक्रोमोलिक्यूल में। लेकिन अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ जाएगा? मैक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि बड़े हो जाएंगे गुच्छे में। मतलब आप एक तरह से ये समझो कि एक माला है ना, एक माला है, तो माला है मतलब मोतियों की माला है, तो एक मोती ना, वो किस में आ जाएगा? माइक्रोमोलिक्यूल में। और उन्हीं मोतियों को मैं इकट्ठा करके एक माला बना दूं तो वो किस में आ जाएगा? मैक्रोमोलिक्यूल। समझ गए? समझ गए बच्चे? समझ गए? थैंक यू बच्चे, बेस्ट टीचर बोलने के लिए। आई होप कि मैं आप सभी को क्लास में मिलूं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। कैटलिस्ट स्टार्ट कर दें? हाँ, कैटलिस्ट स्टार्ट कर देंगे, या जल्दी से बच्चे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं जल्दी चैप्टर खत्म करवाऊंगी। अल्फा कार्बन बच्चों वो कार्बन होता है ना जिसमें चारों, जो देखिए कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है ना बेचारे जिसके चारों पड़ोसी अलग अलग होते हैं। ठीक है, चारों पड़ोसी अलग अलग है, कोई भी उसके जैसा नहीं है। इधर का पड़ोसी एसिडिक है, इधर का पड़ोसी उसका बेसिक है, ऊपर जो रह रहा है वो पड़ोसी उसका मतलब कुछ और है, हाइड्रोजन है या एरोमेटिक है। ठीक है, ये और नीचे जो रह रहा है वो हाइड्रोजन है। तो मतलब चारों पड़ोसी जिसके अलग अलग होना कार्बन के, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब याद रहेगा, अब याद रहेगा सबको कि जिसके साथ हीना वाला ट्रिक बता दे, हीना वाला ट्रिक बता दे। अच्छा, हीना वाला ट्रिक बच्चों दिखाई देती हूँ मैं एक्चुअली आपको। हीना कैफे में ना सस्ती मैगी खाती है। यस। सब बच्चों का बाप ये सब नहीं, ये सब नहीं। बच्चे कहाँ से दिमाग लेके आते हैं बताइए? मतलब मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि सारे पड़ोसी अलग है और वो मतलब बच्चे और ये बना रहे हैं, बच्चों का बाप बना रहे हैं। देखिए, हीना कैफे में सस्ती मैगी खाती है, ये है ट्रिक बच्चा। ये अर्थ क्रस्ट के लिए है, याद रखना। ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं लिख के आ जाना। ठीक है, थैंक यू पायल,
थैंक यू दिशा, थैंक यू बच्चों। आप लोग ना ये जो भी वीडियोस अगर आपकी छूट जाती है तो यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियोस, और वहां जा करके आप देखा कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। है ना? चलिए, ठीक है, क्लास एंड करें। नेक्स्ट सेशन बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ध्यान से पढ़ के आएंगे, सारे मतलब अमाइनो एसिड के टाइप्स को थोड़ा बहुत मोड़ा पढ़ के आएंगे। और जो मैंने पढ़ाया है, स्पेशली जो मैंने एक आपको स्लाइड दी ना जिसमें रिटेंटेट और फिल्ट्रेट के बारे में बताया, और बताया कि 20 से 25 क्वेश्चन आपकी इससे आएगी, तो बच्चों ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास में मैं उससे पहले क्वेश्चन पूछूंगी। यूट्यूब की वीडियो लिंक और ये वीडियो कहाँ मिलेगी, तो बच्चों कोई बच्चा इनको भेज दो, कोई बच्चा ग्रुप में भेज दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा ना ग्रुप में भेज देगा। या फिर रुकिए, वेट कीजिए, आई एम सेंडिंग। तो आपको वहां से सारी मेरी इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, तो जो भी नई वीडियो आएगी ना तो आपको मिल जाएगी। फिर आपका ये जो डाउट रहता है ना मैम आपकी क्लास नहीं मिलती, ये फिर मिल जाएगा करेगी। ठीक है, मैं भेज दे रही हूँ, वेट कीजिए थोड़ा, मैं तुरंत भेज दे रही हूँ। हाँ, मैं भेज दे रही हूँ तुरंत। पता नहीं क्या होता है, मैं मैसेज भेजना चाहती हूँ तो मैसेज जाता नहीं है। कोई नहीं, कोई भी भेज देगा आप लोगों को बच्चे, ठीक है, कोई आपको भेज देगा। ओके, थैंक यू हेमलता, थैंक यू, थैंक यू हेमलता।